चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परमाणु की सबसे बुनियादी ईंटों से शुरुआत करते हैं। आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोला जाए। बेहतरीन। तो हमारा पहला सवाल ये है कि इस दुनिया के सबसे बुनियादी कणों में से एक की खोज आखिर की किसने थी? प्रश्न 1, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? विकल्प हैं ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी बोहर या डी चैडविक। इसका सही उत्तर है बी, जे थॉमसन। हमने स्कूल में इनका नाम रटा तो है, लेकिन असल कहानी बहुत दिलचस्प है। 1897 में थॉमसन एक बेहद अनोखा प्रयोग कर रहे थे। अच्छा, वो कैथोड रे ट्यूब वाला? हाँ, बिल्कुल वही। उन्होंने कांच की एक ट्यूब ली, उसके अंदर से वैक्यूम पंप के जरिए लगभग सारी हवा निकाल दी और फिर उसमें बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट पास किया। बाप रे, हाई वोल्टेज! हाँ, और तब उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी चमकती हुई किरण ट्यूब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है। लेकिन एक चमकती हुई किरण तो बस रोशनी भी हो सकती है ना? उन्हें कैसे पता चला कि ये कोई कण है? और इसी से हमारा दूसरा सवाल जुड़ता है। प्रश्न 2, कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? विकल्प हैं ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन या डी अल्फा कण। जैसा कि थॉमसन के प्रयोग ने साबित किया, इसका सही उत्तर है सी इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने यह साबित करने के लिए कि ये सिर्फ रोशनी नहीं है, उस ट्यूब के दोनों तरफ चुंबक और इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी। ओके। उन्होंने देखा कि वो किरण उन प्लेट्स की वजह से अपना रास्ता बदल रही है, मुड़ रही है, और रोशनी कभी चुंबक से नहीं मुड़ती। समझ गए। मतलब वो मुड़ रही है तो उसमें कुछ द्रव्यमान है। एग्जैक्टली। इससे साबित हो गया कि ये किरण असल में छोटे छोटे मास वाले कणों की एक तेज धार है, और इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो अब हमें पता चल गया कि ये कण है, लेकिन इन पर चार्ज कौन सा है? सवाल नंबर 3 इसी बारे में है। इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज होता क्या है? विकल्प है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य या डी परिवर्ती। हम में से ज्यादातर लोग जवाब तो जानते हैं, पर कारण क्या था? इसका उत्तर है बी, ऋणात्मक यानी नेगेटिव। देखिए, थॉमसन ने जब ट्यूब के बाहर इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाईं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उन्होंने देखा कि वो किरण हमेशा पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होकर मुड़ रही है। अच्छा, तो क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते? बिल्कुल। भौतिकी का ये बुनियादी नियम है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। चूंकि किरण पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, इसलिए तय हो गया कि उन कणों पर खुद ऋणात्मक चार्ज ही होगा। मेक सेंस। तो यहाँ आकर हमें परमाणु का पहला टुकड़ा मिल गया, एक नेगेटिव चार्ज वाला कण। लेकिन वेट, अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं तो एक बड़ी समस्या आती है। अगर पूरे परमाणु में सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो हर चीज एक दूसरे को दूर धकेलती ना? हाँ, रिपेल करती। तो फिर ये ब्रह्मांड तो बिखर ही जाता। उसे न्यूट्रल बनाए रखने के लिए कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा चौथा सवाल है, प्रश्न 4। प्रोटॉन की खोज किसने की? विकल्प है ए गोल्डस्टीन, बी रदरफोर्ड, सी बोहर या डी थॉमसन। इसका सही उत्तर है ए, गोल्डस्टीन। यूजीन गोल्डस्टीन ने थॉमसन के प्रयोग से भी लगभग 10 साल पहले ही 1886 में कैथोड रे ट्यूब में कुछ बदलाव किए थे। अच्छा, 10 साल पहले ही? हाँ, उन्होंने ट्यूब में एक जालीदार कैथोड लगाया और देखा कि नेगेटिव किरणों के बिल्कुल उल्टी दिशा में भी कुछ किरणें जा रही हैं। उन्होंने इन्हें कैनाल किरणें कहा। मतलब धनात्मक किरणें? सही कहा। बाद में यही साबित हुआ कि ये पॉजिटिव रूप से चार्ज किए गए कण हैं, जिन्हें आज हम प्रोटॉन कहते हैं। इनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन पॉजिटिव होता है, जो परमाणु को बैलेंस रखता है। शानदार। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल गए। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? विकल्प है ए रदरफोर्ड, बी बोहर, सी चैडविक या डी थॉमसन। इसका सही उत्तर है सी, चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। 1932? हाँ, उन्होंने बेरिलियम नाम के तत्व पर अल्फा कणों की बौछार की, जिससे एक बहुत शक्तिशाली किरण निकली। जब इसे पैराफिन मोम से टकराया गया तो उसने मोम के अंदर से प्रोटॉनों को ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे बिलियार्ड्स में गेंद दूसरी को टक्कर मारती है। एक मिनट रुकिए, यहाँ टाइमलाइन में कुछ बहुत अजीब लग रहा है मुझे। प्रोटॉन के संकेत 1886 में मिल गए,
इलेक्ट्रॉन 1897 में, लेकिन न्यूट्रॉन को खोजने में 1932 तक का समय लग गया। मतलब 35-40 साल का गैप। इतना लंबा इंतजार क्यों? हाँ, ये विज्ञान के इतिहास का बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, न्यूट्रॉन को खोजना इतना मुश्किल इसलिए था क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ओह, वो न्यूट्रल है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ना आसान था क्योंकि वे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में मुड़ जाते थे, सुराग छोड़ देते थे। पर न्यूट्रॉन किसी भी फील्ड से प्रभावित नहीं होता, वो किसी भूत की तरह सीधे आर पार निकल जाता है। तो मतलब एक बिना चार्ज वाले अदृश्य कण को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती थी। ये तो किसी ऐसे जासूस को पकड़ने जैसा है जो उंगलियों के निशान छोड़ता ही नहीं। एग्जैक्टली। खैर, अब हमारे पास तीनों बुनियादी कण आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सवाल यह है कि ये व्यवस्थित कैसे हैं। छठा प्रश्न इसी संरचना पर है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? विकल्प है ए इलेक्ट्रॉन बादल में, बी कक्षा में, सी नाभिक में या डी बाहरी कक्षा में। इसका उत्तर है सी, नाभिक में। परमाणु का 99.9% से भी ज्यादा मास उसके एकदम केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का वजन? इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि उनका मास ना के बराबर होता है। परमाणु का सारा वजन असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, जो इस छोटे से नाभिक में बंधे होते हैं। लेकिन ये नाभिक आखिर मिला कैसे? किसी ने इसे देखा तो था नहीं। तो सातवां प्रश्न इसी ऐतिहासिक प्रयोग के बारे में है। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग यानी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? विकल्प है ए इलेक्ट्रॉन की खोज, बी परमाणु के नाभिक की खोज, सी ऊर्जा स्तर या डी समस्थानिक। इसका सही विकल्प है बी, परमाणु के नाभिक की खोज। यह बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की एक बेहद पतली पन्नी ली और उस पर पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों की तेज बौछार की। उन्हें लगा था कि सारे कण सीधे आर पार निकल जाएंगे, क्योंकि तब माना जाता था कि परमाणु अंदर से एक समान मास वाला गोला है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ कण पन्नी से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आए। ये तो बहुत अजीब है। रदरफोर्ड खुद इतने हैरान थे कि उन्होंने कहा था, यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपने एक पतले टिश्यू पेपर पर तोप का भारी गोला दागा हो और वो कागज से टकराकर आप पर ही वापस आ गिरे। अरे बाप रे, ये तो नजरिया ही बदलने वाला वाकया था। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो कल्पना कीजिए कि एक परमाणु एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अच्छा। तो उसका वो नाभिक उस पूरे स्टेडियम के बीचों बीच पिच पर रखी एक छोटी सी कंचे की गोली जैसा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस पूरे स्टेडियम का सारा वजन उसी एक कंचे में है। बाकी पूरा स्टेडियम एकदम खाली है। क्या बात, एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। रदरफोर्ड के प्रयोग ने दुनिया को यही बताया कि हमारा ये ठोस दिखने वाला ब्रह्मांड असल में अंदर से लगभग पूरी तरह खाली है। तो केंद्र की कहानी तो साफ हो गई। हाँ। अब इस खाली जगह से बाहर निकलते हैं। हाँ। आठवां प्रश्न, बोहर मॉडल किस परमाणु के लिए सफल रहा? विकल्प है ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लिथियम या डी सोडियम। इसका उत्तर है बी, हाइड्रोजन। रदरफोर्ड ने बता दिया कि बीच में नाभिक है, लेकिन नील्स बोहर ने समझाया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी नहीं घूमते। तो कैसे घूमते हैं? वे सौर मंडल के ग्रहों की तरह कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। लेकिन बोहर का ये गणितीय मॉडल केवल हाइड्रोजन के लिए ही पूरी तरह काम कर पाया। वेट, तो क्या बोहर का मॉडल बाकी तत्वों पर फेल हो गया? एक तरह से हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सरल परमाणु है। उसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए गणित एकदम सटीक बैठता है। पर जैसे ही एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। अच्छा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बिल्कुल, जिससे वो साधारण ग्रहों वाला मॉडल फेल हो जाता है। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है ना, एक थियोरी अगले के लिए रास्ता बनाती है। 9वां प्रश्न ऊर्जा के लेन देन पर है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करता है? विकल्प हैं ए उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर पर जाने पर, बी निम्न से उच्च स्तर पर जाने पर, सी स्थिर कक्षा में घूमते समय या डी नाभिक में प्रवेश पर। इसका सही जवाब है ए, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर पर जाने पर। बोहर ने बताया कि इन कक्षाओं को आप एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दो सीढ़ियों के बीच हवा में नहीं रुक सकता। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की सीढ़ी से नीचे छलांग लगाता है तो उसे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़नी पड़ती है
और वो इसे प्रकाश के एक छोटे पैकेट के रूप में फेंकता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रंग बिरंगी नियॉन लाइट्स हम विज्ञापनों में देखते हैं, वो वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का इन्हीं सीढ़ियों से नीचे कूदना है। जी हाँ, एग्जैक्टली। जब हम नियॉन गैस में बिजली पास करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देकर जबरदस्ती ऊपर धकेल रहे होते हैं, पर वो वहां ज्यादा देर रुक नहीं सकते। वो वापस गिरते हैं। हाँ, और वापस अपनी नीचे वाली कक्षा में गिरते ही वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा बाहर फेंक देते हैं। हर तत्व की सीढ़ियों की ऊंचाई अलग होती है, इसलिए उनके छलांग लगाने से निकलने वाले प्रकाश का रंग भी अलग होता है। ये तो बहुत ही शानदार विजुअल है। ब्रह्मांड का हर रंग असल में एक थके हुए इलेक्ट्रॉन की छलांग है। अब 10वें प्रश्न पर आते हैं। स्पेक्ट्रम की वो श्रेणी जो दृश्य क्षेत्र में आती है, कौन सी है? विकल्प है ए लाइमन श्रेणी, बी बाल्मर श्रेणी, सी पाश्चन श्रेणी या डी ब्रैकेट श्रेणी। इसका उत्तर है बी, बाल्मर श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर यानी n=2 पर गिरता है तो जो प्रकाश निकलता है उसकी वेवलेंथ बिल्कुल वैसी होती है जिसे हमारी इंसानी आंखें देख सकती हैं। अच्छा। इसी बाल्मर श्रेणी के कारण हमें हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम में लाल, नीले और बैंगनी रंग की खूबसूरत धारियां दिखाई देती हैं। अगर वो सीधे पहली सीढ़ी पर गिरता तो वो अल्ट्रावायलेट होता, जो हम देख नहीं पाते। समझ गई। अब तक की कहानी बहुत लॉजिकल लग रही थी। इलेक्ट्रॉन कण है, कक्षाओं में घूम रहे हैं, लेकिन 11वें प्रश्न से भौतिकी में एक अजीब मोड़ आता है। प्रश्न 11, डी ब्रॉगली समीकरण किससे संबंधित है? विकल्प है ए तरंगदैर्घ्य, बी ऊर्जा, सी द्रव्यमान या डी आवेश। इसका सही उत्तर है ए, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। और हाँ, यहीं से क्वांटम दुनिया का असली पागलपन शुरू होता है। लुई डी ब्रोगली ने एक साहसिक विचार रखा। उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश, जिसे हम लहर मानते थे, वो कणों की तरह व्यवहार कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन लहरों की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर सकता? मतलब प्रकृति को सिमेट्री पसंद है। बिल्कुल। उन्होंने एक सूत्र दिया जिसका मतलब था कि ब्रह्मांड में गति करने वाली हर चीज की अपनी एक वेवलेंथ होती है। एक मिनट रुकिए, हर चीज की? आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कण भी है और एक लहर भी, और अगर गति करने वाली हर चीज एक लहर है तो अगर मैं दौड़ रही हूं तो क्या मेरी भी कोई लहर है? सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल है। जब आप दौड़ती हैं तो आपकी भी एक वेवलेंथ होती है, लेकिन आपका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में इतना विशाल है कि आपकी तरंग बहुत छोटी होती है, उसे मापा ही नहीं जा सकता। ओह, इसलिए असल जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है, इसलिए उसकी तरंग महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ठोस कण नहीं रहा, वो पानी की लहर की तरह एक मैटर वेव बन गया। सच में ये विज्ञान कथाओं से भी ज्यादा अजीब है। 12वां प्रश्न इस क्वांटम दुनिया को और गहरा करता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? विकल्प है ए ऊर्जा संरक्षण, बी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, सी स्थिति और संवेग या डी आवेश संरक्षण। सही विकल्प है सी, स्थिति और संवेग यानी पोजीशन और मोमेंटम। हाइजेनबर्ग ने बताया कि आप किसी सूक्ष्म कण की एकदम सटीक स्थिति और एकदम सटीक गति दोनों एक ही समय पर कभी नहीं जान सकते। ऐसा क्यों? अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है, तो आप उसकी गति को बदल देंगे, और अगर गति को सटीकता से मापेंगे तो भूल जाएंगे कि वो कहाँ था। ये तो कुछ ऐसा है कि आप किसी उड़ती हुई तितली की अंधेरे में तस्वीर खींचना चाहते हैं। अगर आप फ्लैश जलाकर तस्वीर लेते हैं तो पोजीशन तो दिख जाएगी, लेकिन फ्लैश की रोशनी ही उस तितली को डराकर उसका रास्ता बदल देगी। आप उसे डिस्टर्ब किए बिना देख ही नहीं सकते। बहुत ही उम्दा एनालॉजी है। क्वांटम स्तर पर सिर्फ देखने की प्रक्रिया ही वास्तविकता को बदल देती है। ये तो पूरी फिलॉसफी है। खैर, 13वें प्रश्न पर वापस आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए n=1 ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? विकल्प है ए ग्राउंड स्टेट, बी उत्तेजित अवस्था, सी आयनित अवस्था या डी मेटास्टेबल अवस्था। इसका उत्तर है ए, ग्राउंड स्टेट। सरल शब्दों में ग्राउंड स्टेट किसी परमाणु की सबसे कम ऊर्जा वाली सबसे स्थिर अवस्था होती है। मतलब सीढ़ी का सबसे निचला पायदान। एग्जैक्टली।
इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक रूप से बिना किसी बाहरी ऊर्जा के इसी अवस्था में रहना पसंद करते हैं। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन लहर हो सकता है, पर क्या किसी ने इसे साबित किया? प्रश्न 14, इलेक्ट्रॉन का तरंग स्वभाव किस प्रयोग से सिद्ध हुआ? विकल्प है ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, बी कैथोड किरण प्रयोग, सी डेविसन जर्मर प्रयोग या डी स्वर्णपत्र प्रयोग। इसका सही जवाब है सी डेविसन जर्मर प्रयोग। ये भौतिकी का बहुत बड़ा मील का पत्थर था। उन्होंने निकेल के एक क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की। अगर इलेक्ट्रॉन ठोस कण होते तो वो बेतरतीब ढंग से बिखर जाते, पर उन्होंने टकराकर वापस आने पर एक ऐसा खास पैटर्न बनाया जो केवल तभी बनता है जब दो लहरें आपस में टकराती हैं। इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। एकदम सही। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन सच में लहरों की तरह व्यवहार करते हैं। तो वो ठोस कण जो हमने थॉमसन के प्रयोग में देखा था, वो तो गायब ही हो गया। अब हमारे पास संभावनाओं का एक बादल है जो हमें आखिरी प्रश्न पर ले जाता है। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या कक्षा की आकृति बताती है? विकल्प है ए मुख्य क्वांटम संख्या, बी अज़ीम्यूथल क्वांटम संख्या, सी चुंबकीय क्वांटम संख्या या डी स्पिन क्वांटम संख्या। इसका उत्तर है बी अज़ीम्यूथल क्वांटम संख्या। इसे एल से दर्शाते हैं। अब हम उस पुरानी कक्षा को भूल चुके हैं जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह घूम रहे थे। तो अब क्या है? अब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये संख्या बताती है कि नाभिक के चारों ओर वो 3D स्पेस कैसा दिखता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। कुछ गोल होते हैं, कुछ डंबल के आकार के,